अब हम रिफ्लेक्शन समझ लेते हैं बाय अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। और जो बाउंड्री सरफेस होगी उसमें सेकेंड मीडियम डाइलेक्ट्रिक होगा, ये मीनिंग है इसका। और फर्स्ट मीडियम तो डाइलेक्ट्रिक है ही। सेकेंड मीडियम कंडक्टर का भी केस हो सकता है, पर फर्स्ट मीडियम कभी भी कंडक्टर नहीं होगा। इसके अंडर हम दो टाइप के इंसिडेंसेस समझे हैं, एक तो नॉर्मल इंसिडेंस और दूसरा ऑब्लिक इंसिडेंस। तो सबसे पहले मैं केस ले रही हूँ रिफ्लेक्शन बाय अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक एट नॉर्मल इंसिडेंस। तो अब हर मीडियम का, दोनों मीडियम, मीडियम 1 और मीडियम 2, मतलब फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक and second dielectric, both are having their own intrinsic impedance, जिसे हम eta 1 से और eta 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर मैं ये समझ लेती हूँ कि EI और HI जो है ये दोनों इंसिडेंट वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। ER और HR रिफ्लेक्टेड वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। और ET और HT ट्रांसमिटेड वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन्हीं की टर्म्स में आगे हम बात करेंगे तीनों टाइप के वेव्स की, मतलब इंसिडेंस वेव की, रिफ्लेक्टेड वेव की और ट्रांसमिटेड वेव की। पर अगर मैं इंट्रिंसिक इम्पिडेंस समझना चाहूँ तो ईटा 1 जो होगा वो √μ1 अपॉन एप्सिलॉन 1 होगा, और ईटा 2 जो डिफाइन होगा वो μ2 अपॉन एप्सिलॉन 2 डिफाइन होगा। ये इंट्रिंसिक इम्पिडेंस फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम के होंगे। यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस हम एज्यूम कर रहे हैं, तो वेव जो है वो नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे स्ट्राइक कर सकती है। और यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, मतलब ट्रांसमिशन भी हो रहा है, तो वेव जो होगी वो ऐसे ही आगे बढ़ेगी, और रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी वो ऐसे वापस बैक होगी। ये मीनिंग है इसका। तो वन पोर्शन इज इंसिडेंस वेव, अनदर इज ट्रांसमिटेड वेव, एंड द थर्ड वन इज द रिफ्लेक्टेड वेव। ये एरोज में डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपैगेशन के शो कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक इम्पिडेंस, EI इज इक्वल टू ईटा आई एच आई। ये रिलेशन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब समझ रहे थे तो पढ़ चुके। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। सेकेंड, आई कैन राइट रिफ्लेक्टेड वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक इम्पिडेंस फर्स्ट मीडियम का, क्योंकि यहाँ पे अगर ईटा 1 की बात हो रही तो रिफ्लेक्टेड वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन मैं फर्स्ट मीडियम के इंट्रिंसिक इम्पिडेंस से ही डिफाइन करूंगी, तो वो हो जाएगा ER इज इक्वल टू ईटा 1 HR। बट यहाँ पर माइनस साइन होना चाहिए क्योंकि इंसिडेंस वेव की डायरेक्शन ये वाली है, और जब हमें रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इंसिडेंस वेव ट्रैवल कर रही है तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड वेव ट्रैवल करेगी। और पॉजिटिव एक्स कब पॉसिबल है? जब EZ और HY इस टाइप से प्रोपैगेशन, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। EZ और HY ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, और EY क्रॉस HZ ये ट्रैवल करेगा माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो इसे मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर माइनस साइन देना पड़ेगा, जो बताता है रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन अपोजिट है। इसी तरीके से अगर ट्रांसमिटेड वेव की बात करूं तो वो ET और सेकेंड मीडियम में, तो इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ईटा 2 HT ये हो जाएगा, एंड दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट, बाउंड्री पर नॉर्मल इंसिडेंस होने की वजह से जो है H और E दोनों बाउंड्री पर कंटिन्यूस रहेंगे। कंटिन्यूस का मतलब यह है कि टेंजेंशियल रहेंगे। तो जो फर्स्ट मीडियम में टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमेशा ट्रांसमिटेड वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल रहेगा। ये हम बाउंड्री कंडीशंस में पढ़ चुके हैं। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में अगर बात करूं तो इंसिडेंस मैग्नेटिक फील्ड प्लस reflected magnetic field is continuous with transmitted magnetic field, or similarly electric field of incident wave along with electric field of reflected wave is continuous with electric field of transmitted wave। तो इसे मैं फिफ्थ इक्वेशन बोल दे रही हूँ।
इस तरीके से हमारे पास ये 5 रिलेशंस आ गए हैं। तो इनकी हेल्प से अब हम डिफरेंट कोएफिशिएंट्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 to 5 का यूज करके दोनों कोएफिशिएंट्स मतलब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए देख लेते हैं। HI प्लस HR इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा 1 EI माइनस ER, ये हो जाएगा टोटल। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 को यूज करके मैं HI प्लस HR इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा, ये कहाँ से सब्सटीट्यूट किया, जो इंट्रिंसिक इम्पिडेंस का कनेक्शन बता H और E के साथ है, उस फॉर्मूले को यूज करके हमने ये फाइंड आउट किया है। और ये किसके इक्वल है, ट्रांसमिशन H के इक्वल है, जो कि 1 अपॉन ईटा 2 ET ऐसा डिफाइन होगा। मतलब फोर्थ इक्वेशन HI प्लस HR इक्वल टू HT है और इंट्रिंसिक इम्पिडेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ये हो जाएगा इसका सब्सटीट्यूशन, और इसका सब्सटीट्यूशन ये हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि 1 अपॉन ईटा 2 दिस वन इज इक्वल टू ET की जगह मैं EI प्लस ER लिख सकती हूँ। EI प्लस ER, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारी। तो ईटा 2 EI minus ER is equal to ईटा 1 EI plus ER। कहाँ से आया ये, इक्वल टू का ये पोर्शन उठाया और ये पोर्शन उठाया, तो ईटा 1 इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ईटा 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसे और मैं सॉर्ट आउट करती हूं तो EI इंटू ईटा 2 माइनस ईटा 1 इज इक्वल टू ER ईटा 1 प्लस ईटा 2 हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ER अपॉन EI आ जाएगा, जिसे हम गामा R बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ER अपॉन EI इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1। अब जो रेशियो आएगा ER अपॉन EI का, वो ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा 1 प्लस ईटा 2, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट मतलब गामा T, और गामा T अगर फाइंड आउट करें तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ET अपॉन EI ये होगा। ET इज नथिंग बट EI प्लस ER एंड अपॉन में EI एज इट इज। ये टर्न हो जाएगा 1, EI अपॉन EI 1 हो गया, और ER अपॉन EI दिस। अब ER अपॉन EI जो है वो गामा R है, जिसको मैं ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा 1 प्लस ईटा 2 ले सकते हैं। तो दिस विल बी 1 प्लस गामा R is equal to 1 plus eta 2 minus eta 1 upon eta 1 plus eta 2। सो ये हमें दे देगा पूरा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। अब इसके साथ हम मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में भी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया है। तो इसे मैं A B, now I am finding C, that means in terms of H I am finding reflection coefficient gamma R। तो गामा R जो होगा वो हो जाएगा HR upon HI, which is in terms of electric field eta 1 ER upon eta 1 EI है। eta 1 cancel हो गया, तो ER upon EI I am having, so again it is coming out to be along with minus sign, this is their minus sign, तो माइनस ईटा 1 जो था अब ईटा 2 माइनस हो जाएगा और ईटा 1 प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज ईटा 1 प्लस ईटा 2। सो दिस इज फाइनली ईटा 1 माइनस ईटा 2 अपॉन ईटा 1 प्लस ईटा 2। दिस इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं इसके बाद बोर्ड रब करके आपको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बता देती हूँ इन टर्म्स ऑफ H। अब हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे मैं D पॉइंट बोल रही हूँ। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो होगा वो गामा T ये है, और HT अपॉन HI ऐसे हम ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं।
इसे मैं और इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक इम्पिडेंस लिखूं तो 1/eta2 इंटू ET अपॉन 1/eta1 EI, दिस इज देयर। तो ये eta1/eta2 आ गया है इंटू ET/EI जो था वो अभी जो C पॉइंट में हमने निकाला वो ट्वाइस eta2 eta1 प्लस eta2 होगा, which is equal to twice eta1 upon eta1 plus eta2 ऐसा हो जाएगा। अब naturally HT upon HI is this one twice eta1 upon eta1 plus eta2। अब इन सारे कोएफिशिएंट्स को हम इन टर्म्स ऑफ म्यू और एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं अगर हम eta1 eta2 को सब्स्टिट्यूट कर दे in terms of under root mu upon E epsilon से। Here I am assuming one thing that mu1 is equal to mu2 is equal to mu0, मतलब हम फ्री स्पेस से रिलेटेड परमिटिविटी ले रहे हैं। तो अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ सारे कोएफिशिएंट्स का in terms of mu and epsilon। So starting with ER upon EI, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है in terms of इलेक्ट्रिक फील्ड, पर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, वो कुछ भी हो, रेशो तो हमें eta2 माइनस eta1 अपॉन eta1 प्लस eta2 ही मिलता है। अब इसे मैं लिख सकती हूँ mu0 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस अंडर रूट mu0 अपॉन एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट mu0 अपॉन एप्सिलॉन 2 प्लस अंडर रूट mu0 अपॉन एप्सिलॉन 1। ये हमें देता है फाइनली अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन 1 अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 अंडर रूट प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन 2। इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट गामा टी ET upon EI which is twice under root epsilon 1 upon under root epsilon 1 plus under root epsilon 2। ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम H के टर्म्स में लाना चाहें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स को या ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को तो सेम हमें वैल्यूज फाइंड आउट होंगी।